Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड चैप्टर और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मेटल और कार्बन बॉन्ड जो हमें देखने को मिलेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में उसे कौन से फैक्टर्स स्टेबलाइज करते हैं. सो फैक्टर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू मेटल कार्बन बॉन्ड आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. मेटल कार्बन बॉन्ड के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो दो टाइप के होते हैं. एक तो आयनिक बॉन्ड होगा और दूसरा होगा कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड के फर्दर दो क्लासिफिकेशन होंगे, सिग्मा बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड के बारे में अगर आप बात करो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, और सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. सिग्मा बॉन्ड बनेगा कब? जब कार्बोनिल ग्रुप यानी कि लिगैंड का जो ग्रुप है वो लिगैंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, ऐसे मेटल जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो ऐसे मेटल के साथ जब हम किसी भी लिगैंड को जोड़ के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाएंगे तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा मेटल और कार्बन के यानी कि लिगैंड के बीच में आयनिक बॉन्ड. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप C4H9 ब्यूटाइल ले लो और उसके साथ यानी कि C4H9 की जो चेन है, ब्यूटाइल चेन है, उसको आप सोडियम के साथ जोड़ दो, मेटल के साथ जोड़ दो, तो ये पूरा जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर Na यानी कि सोडियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा. रिएक्टिव होते हैं ये स्पीशीज जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है. अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन इन एयर यानी कि ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जुड़ के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाएंगे वो हाइड्रोलिसिस में जाएंगे इजीली और एयर की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन भी दिखाएंगे. इनसॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि टॉल्यूइन, बेंजीन, मिथेनॉल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो इनसॉल्युबल रहेंगे. तो मेटल कार्बन बॉन्ड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने इस तरीके से देखा. अभी ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको सिग्मा और मल्टीपल बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए याद रखनी है, तो वो आप देख लीजिए. मेटल अल्काइल रिप्रेजेंट मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सबसे पहले देख लीजिए ये आपके पास मेटल होगा और उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप, मान लीजिए कि CH3, ठीक है. तो इस तरीके का अगर कोई कंपाउंड हो, ये अल्काइल ग्रुप है, ये मेटल है, तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका होगा कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी आपको मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे. मेन ग्रुप एलिमेंट सिग्मा बॉन्ड इज स्टेबल, यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट के जो भी कंपाउंड होंगे, मान लीजिए कि मेन ग्रुप एलिमेंट में जो फर्स्ट दो ग्रुप थे और 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप हैं, ट्रांजिशन मेटल को छोड़ के जितने भी मेन ग्रुप एलिमेंट है उनके मेटल और लिगैंड के साथ जो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेंगे उसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल होगा. जबकि ट्रांजिशन मेटल जो है यानी कि बीच के डी सीरीज के जो मेटल हैं, तो वो जब बॉन्ड बनाएंगे लिगैंड के साथ तो वहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा. वो क्या बनेगा? अनस्टेबल बनेगा. तो इस तरीके का आपका पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे बीच में डी मेटल्स होगा. मेन ग्रुप एलिमेंट यहाँ पे होगा जहाँ पे आपको स्टेबल सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा और अनस्टेबल सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा बीच में, यानी कि ट्रांजिशन मेटल जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाएंगे तब. मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होते हैं और काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं. सिग्मा बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले तो स्टेबल और अनस्टेबल कहाँ पे बनेंगे? तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स स्टेबल बनाएंगे, ट्रांजिशन मेटल अनस्टेबल बनाएंगे. थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होते हैं लेकिन काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं. तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. When carbene and carbyne attach with metal, it forms multiple bond with metal. यानी कि मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड कौन बनाएगा? कार्बीन, यानी कि जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल हो तो उसे हम बोलेंगे कार्बीन. तो कार्बीन और कार्बाइन यानी कि जिस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, अगर कोई कार्बन है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे कार्बाइन. तो कार्बाइन और कार्बीन जब मेटल के साथ अटैच होते हैं तब वो बनाते हैं मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है. फर्स्ट कार्बीन कॉम्प्लेक्स जो है वो ये वाला है
CO5 यानी कि जहाँ पे 5 कार्बोनिल लिगैंड थे, वेनेडियम का ये पूरा कंपाउंड है। यहाँ पे आप कार्बीन को देख सकते हो, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथोक्साइड एज ए लिगैंड है। तो टंगस्टन के साथ कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो कार्बीन एक तो होगा, अल्कीन, मिथोक्साइड एंड CO5। तो ये टंगस्टन का फर्स्ट ऐसा कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो बना था बाय फिशर, यानी कि फिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1964 में फॉर्म करा था। तो एमसीक्यू यहाँ से सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो कार्बीन का है वो कौन से मेटल का है, किसने बनाया, कब बनाया, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पे मैंने मेटल जो है उसके साथ जो डबल बॉन्ड जिस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये आपका मेटल और कार्बन के बीच में जब मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड होगा तब का ये कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आप R देख सकते हो, यहाँ पे R है, X यानी कि कोई भी आपका अदर लिगैंड हो सकता है, और CO जो है वो इस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। फैक्टर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू मेटल कार्बन बॉन्ड, अभी हमने मेटल कार्बन बॉन्ड देख लिए, यहाँ पे देखा हमने सिग्मा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे हमने आयनिक बॉन्ड देखा। तो इन सभी बॉन्ड को स्टेबल कौन करते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो अगर हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन को अवॉइड कर दें तो ये एक फैक्टर है जो हमें मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन? बीटा हाइड्राइड यानी कि बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम होगा, उसका एलिमिनेशन हमें अवॉइड करना है, हमें वो नहीं होने देना है। ठीक है, टू फॉर्म स्टेबल मेटल कार्बन बॉन्ड वन मस्ट अवॉइड अल्काइल्स विथ बीटा हाइड्रोजन। कोई भी ऐसे अल्काइल हो जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो तो ऐसे अल्काइल हम अवॉइड करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेटल है जिसके साथ कोई लिगैंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेटल है जिसके साथ कोई लिगैंड जुड़ा हुआ है। अभी इस मेटल कार्बोनिल कंपाउंड का मेटल लिगैंड कंपाउंड का हम किसी ऐसे अल्काइल ग्रुप से, यानी कि ये वाला अल्काइल ग्रुप आप देख सकते हो, इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई। मेटल के साथ जो कार्बन जुड़ेगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल के साथ जो कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जो भी ग्रुप लगे हुए होंगे उसे हम बीटा ग्रुप बोलेंगे, यानी कि बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन उसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन क्या करेगा, मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इन दोनों अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि अल्कीन बन जाएगा। तो इस तरीके का कंपाउंड जब बनेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इस तरीके की प्रोसेस को एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि अवॉइड करने के लिए, हम ऐसे अल्केन्स को, यानी कि ऐसे अल्काइल कंपाउंड को हम अवॉइड करेंगे जिसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, चलिए अभी टू अवॉइड दिस हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हमें कौन से लिगैंड यूज़ करने चाहिए जहाँ से हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन को अवॉइड कर सके। तो सिंपल, जिस कंपाउंड के ऊपर, यानी कि जिस लिगैंड के ऊपर बीटा कार्बन हो ही नहीं, बीटा कार्बन हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, बीटा कार्बन मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ मैंने जोड़ दिया मेटल को। ठीक है, अभी इस कार्बन के साथ मैंने मेटल को जोड़ा तो ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा। तो बीटा कार्बन के ऊपर हम 3 ऐसे सब्स्टिट्यूशन लगा दें जो हाइड्रोजन ना हो लेकिन कोई और हो, यानी कि R ग्रुप लगा सकते हैं हम, हेलोजन ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी दूसरा R' ग्रुप हम लगा सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप हम यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल CH2C6H5। अभी ये तो हमारा हो गया अल्फा, जिसके पास हाइड्रोजन हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बीटा कार्बन ऐसा कार्बन होगा जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। बेंजीन रिंग यानी कि इस तरीके की रिंग हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से हम दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा CH2 ग्रुप और इसके साथ जुड़ेगा मेटल ग्रुप। ठीक है, तो ये बीटा कार्बन को अगर आप देखो, मैं कोई अलग कलर से आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इस बीटा कार्बन को देखो, इस कार्बन को,
तो एक वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ी है, दूसरी वैलेंसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ी है और दो वैलेंसी डबल बॉन्ड से घिरी हुई है। तो यहाँ पे आपको कोई हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा बीटा कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे हम CH2C6H5 ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। अगर MCH3 ग्रुप हम यूज़ करें, ठीक है, तो यहाँ पे मेटल के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके पास तो यानी कि इसको अल्फा बोलेंगे, बीटा कार्बन है ही नहीं, तो बीटा हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं है। तीसरा ऐसा ट्राई मिथाइल सिलाइल मीथेन को हम यूज़ करेंगे, ये आपका अल्फा ग्रुप है, अल्फा कार्बन है। बीटा के ऊपर कार्बन नहीं है लेकिन सिलिकॉन है और इस सिलिकॉन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे बीटा एटम के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखो सिलिकॉन की जगह पे अगर हम कार्बन को देखें तो इस कार्बन के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप है CH3, कोई हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे भी हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस टाइप के अगर लिगेंड हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन में, तो मेटल और कार्बन के जो बॉन्ड है उसको हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन से मेटल कार्बन बॉन्ड को स्टेबिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे? तो ये वाले मेटल और कार्बन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे कार्बन होगा तो इस मेटल और कार्बन बॉन्ड के बीच की जो स्टेबिलिटी है वो हम रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करने पर भी हम मेटल और कार्बन के बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, टिटानियम मिथाइल 4, टिटानियम का एक कंपाउंड है जिसके पास 4 मिथाइल ग्रुप है, डिकम्पोज हो जाता है बिलो 253 केल्विन, बट अगर हम ऐड कर दे बाईपिरिडीन, जिसे शॉर्ट में BIPY भी बोला जाता है, तो एग्जाम में आपको बाईपिरिडीन की जगह BIPY लिख के दे तो आप समझ जाइए कि बाईपिरिडीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अगर हम बाईपिरिडीन लिगेंड को जोड़ देते हैं इसके साथ टिटानियम Me4 के साथ, तो किस तरीके का कंपाउंड बनेगा? टिटानियम, यहाँ पे आएगा आपका Me4 और उसके साथ BIPY इस तरीके का जुड़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला कंपाउंड है, मैंने लिखा BIPY। तो बाईपिरिडीन को जब हम ऐड कर देते हैं टिटानियम Me4 के साथ तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है 330 केल्विन तक, यानी कि पहले वो 253 पे डिकम्पोज हो रहा था। अब क्योंकि हमने बाईपिरिडीन को ऐड कर दिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। कोई भी मेटल के साथ जितने भी लिगेंड जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली, उस नंबर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे टिटानियम Me4 का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, क्योंकि सिर्फ 4 मिथाइल ग्रुप जो है वो टिटानियम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर बाईपिरिडीन को हम जोड़ दें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लिगेंड जो है वो जुड़ जाएगा। तो बाईपिरिडीन के नंबर को भी हम काउंट कर लेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होने पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 330 केल्विन तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ग्रेटली इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन एटम को भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Me6 रेनियम का एक मेटल है जिसके साथ 6 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। Me7 रेनियम आर अनस्टेबल, बट अगर हम Me4 रेनियम के साथ डबल बॉन्ड O करते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड O करने पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो सेम रहेगा। 4 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के हम 2 कोऑर्डिनेट नंबर गिनते हैं, तो 4 + 2 = 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप है तो इसका भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड करने पर स्टेबिलिटी जो देखी गई है रेनियम और यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करने पर हम जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो तो 3 2 6 यहाँ से होगा। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर हम 2 काउंट करते हैं और क्योंकि 3 ऑक्सीजन को हमने स्फीयर में ऐड करे हैं तो 3 2 6 और 1 मिथाइल, यानी कि टोटल 7 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी 7 मिथाइल है तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? ऑक्सीजन को ऐड करने पर स्टेबिलिटी जो है वो एक्सपेरिमेंटली इंक्रीज होती हुई नोट करी है।
तो थियोरी बेस हम ये चीज़ याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास सिंपल अल्काइल हो और वही कंपाउंड सेम कोऑर्डिनेशन नंबर कैरी करते हुए अगर हमें वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन दिख रहा हो तो उसका जो स्टेबिलिटी होगा मेटल और कार्बन बॉन्ड में वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। चलिए मूव करेंगे किलेशन। किलेशन यानी कि किलेट रिंग का फॉर्मेशन होना। एक आपके पास बेंजीन रिंग है जिसके साथ CH2NMe2 है, यहाँ पे लिथियम मेटल है। जिरकोनियम मेटल के साथ Cp2 यानी कि साइक्लो पेंटाडाइल रिंग है जो 2 जुड़ी हुई है और 2 Cl ग्रुप जो है वो जुड़े हैं। अभी रिएक्शन करवाने पर लिथियम यहाँ से और यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो निकल जा रहा है और जिरकोनियम जो है वो यहाँ पे अटैच हो जा रहा है बेंजीन रिंग के साथ। जिरकोनियम के पास अब एक Cl बचा, 2 Cp ग्रुप बचे, CH2NMe2। अभी क्या होगा, ये जिरकोनियम का जो फॉर्मेशन है, जिरकोनियम का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा। तो NMe2 तो एज इट इज़ है, नाइट्रोजन अब बॉन्ड फॉर्म करेगा जिरकोनियम के साथ, यानी कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होंगे वो अब जिरकोनियम को देगा और बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो यहाँ पे आपको CH2 नाइट्रोजन और जिरकोनियम और ये बेंजीन रिंग के बीच में ये जो आपको रिंग देखने को मिलेगी उसे हम बोलेंगे किलेट रिंग और इस पूरे फॉर्मेशन को बोलेंगे किलेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड विल एनहांस व्हेन सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व्ड इन किलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिरकोनियम और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस सिग्मा बॉन्ड जब इन्वॉल्व होता है किलेशन में यानी कि किलेट रिंग का फॉर्मेशन करने में, तब मेटल और कार्बन बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल जहाँ पे किलेशन हो रहा है वहाँ पे आपके कंपाउंड का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड है मेटल कार्बन बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको कोई एक कंपाउंड दे देगा और दूसरा कंपाउंड दे देगा जहाँ पे किलेशन हो रहा है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है कि इन दोनों कंपाउंड में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो कि किलेशन वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए लास्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज स्टेबिलिटी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन दिखा है, सेम एज अगर हम नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखें तो कार्बन के साथ जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, हेलोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो अगर नेगेटिवली चार्ज एटम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसका डीलोकलाइजेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ CF3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी देन मेटल के साथ C6H5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा इस तरीके का डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा तो वहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा और नेगेटिव चार्ज का जो है डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर डीलोकलाइज होते जाएंगे। ठीक है, ग्रेटर यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन MCH3। अभी CH3 जो है वो कोई डबल बॉन्ड कंटेनिंग नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग नहीं है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ पे हेलोजन एटम हो, देन हम देखेंगे बेंजीन रिंग, क्योंकि वहाँ पे बेंजीन रिंग पे आप देख सकते हो कि 3 जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं। ठीक है, 3 जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज होगा और यहाँ पे क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो आपको डीलोकलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये 4 जो फैक्टर थे, आई थिंक 3 या 4 फैक्टर थे, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी आपके कमेंट हो, कोई भी आपके सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जहाँ पे हम कोई और चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।